देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की कड़ी में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में आज ये बात कही गई कि कम्युनिटी स्प्रेड के स्तर पर पहुंच गई है अब बात, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर अभी तक सामने नहीं आई है और उसने इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। बहरहाल इसको लेकर आप ये भी देख रहे हैं कि सियासी घमासान अब चरम पर है। दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ केंद्र की सरकार ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो दिल्ली की सरकार है, उन्होंने एक बैठक की और इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया, मतलब दिल्ली की सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अब कम्युनिटी स्पिरिट की तरफ हम बढ़ चले हैं, लिहाजा हमको अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। लेकिन इधर जो केंद्र सरकार है वो ऐसा अभी क्योंकि तस्दीक नहीं कर रही है, लिहाजा स्ट्रैटेजी बदलने का सवाल ही नहीं उठता। इधर से कहा गया कि क्योंकि आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है, लिहाजा हमको अपनी तैयारियां और बढ़ानी पड़ेंगी। उधर से ये कहा गया कि अभी तक तो आप तैयारियों का ही हवाला दे रहे थे, अब अचानक जब सामने कोई चुनौती दिखाई दे रही है तो आपकी तैयारियां अचानक हवा क्यों हो गई? आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमको और ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत पड़ेगी? और ये सियासी घमासान लगातार चल रहा है। ये अभी भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ एक तरफ विपक्ष ये पूछ रहा है कि बाहर से कौन आ रहा था, बाहर से लॉकडाउन में तो कोई आया नहीं, आपने दिल्ली के अंदर भी टेस्टिंग की संख्या कम कर दी, ऐसे में अब आपको अचानक सामने एक बड़ी विकट स्थिति क्यों दिखाई दे रही है? दूसरी तरफ ये दिल्ली की वाहिद ऐसी सरकार है, अकेली ऐसी सरकार है जिसने आंकड़ों को लेकर एक्स्ट्रापोलेट किया है, प्रोजेक्शंस दिए हैं। ये कहा है कि अभी 15 जून तक 44,000, उसके बाद 30 जून तक, मतलब एक महीना ये वाला जब पूरा होगा 1 लाख, और उसके बाद जुलाई के महीने में ये 5.5 लाख तक संक्रमितों की संख्या पहुंच सकती है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के बारे में जानकारी दी। अब दिल्ली के लोग और बाकी देश के लोग ये इसको उस पृष्ठभूमि के तहत देख रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। अब ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, मतलब दिल्ली की सरकार चाह क्या रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में इन्हीं सवालों को लेकर आज की अड़ी हम शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आंकड़े बताए क्यों जा रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है जब आप आंकड़ों को बताते हैं। सरकारों की तरफ से क्या इस तरह, क्या दिल्ली सरकार की तारीफ होनी चाहिए कि उसने पहल की और बताया कि आगे क्या होने वाला है, या इसी तरीके से लोगों में पैनिक फैल सकता है और इसको बताने की आवश्यकता नहीं थी? हम ये भी समझेंगे कि दिल्ली में बाहर से आ कौन रहा है। लॉकडाउन करीब करीब 2 महीने जब चला तो फिर इसमें बाहर से लोगों के आने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे साथ आज की अड़ी में जुड़ रहे हैं खास मेहमान। आतिशी हमारे साथ जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ के शर्मा, राधिका खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगी, और डॉक्टर अनंत मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में पल्मोनरी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट हेड हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले तो आतिशी के पास ही मैं इस बात को लेकर चलूंगा। आतिशी, आप पहली सरकार ऐसी क्यों है जो आंकड़े बता रही है और आंकड़े ऐसे बता रही है कि लोग आज घबराए हुए हैं दिल्ली में? देखिए दिनेश जी, ये आंकड़े दिल्ली सरकार के नहीं हैं, ये आंकड़े कोरोना वायरस के हैं। और कोरोना वायरस शायद इस दुनिया के इतिहास में सबसे हाईली इन्फेक्शियस बीमारी रही है, जिसका असर जो वुहान से शुरू हुई और जिसका असर आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया पे पड़ा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया को शायद एक समय पे लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये जो आंकड़े हैं, जो कोरोना के स्प्रेड का रेट है, ये उसके हिसाब से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये आंकड़े लोगों को डराने के लिए नहीं है। ये आंकड़े सामने रखे गए थे, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग होती है उसमें ये रखे गए थे, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि इन आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली सरकार अपनी तैयारी कर रही है, हॉस्पिटल्स की, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सप्लाई की। लेकिन अगर दिल्ली के बाहर से मरीज आते हैं, तो जो आप ये सवाल शुरू में पूछ रहे थे कि अभी लोग कहाँ से आए हैं बाहर, ये बात बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने से दिल्ली के बाहर से दिल्ली के अस्पतालों में कोई नहीं आया है, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, अब इंटरस्टेट ट्रैवल अलाउ हो गया है। और अगर आप लॉकडाउन से पहले के आंकड़े देखिए, तो लॉकडाउन से पहले के आंकड़े ये बताते हैं कि अमूमन
किसी भी समय पे अगर आप दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स देखिए तो 50% पेशेंट्स दिल्ली के बाहर के होते हैं। अगर आप सरकारी अस्पतालों के आंकड़े देखिए तो तकरीबन 70% पेशेंट्स दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के बाहर के होते हैं। अगर आप उसी हिसाब से आंकड़ों का हिसाब किताब लगाइएगा और कोरोना के मरीजों का भी आप वैसे ही संख्या लगाइएगा, तो दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट दुगनी हो जाएगी। और यही कारण था कि दिल्ली की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हम सिर्फ दिल्ली के पेशेंट्स के लिए केटर करेंगे। परंतु जैसा आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे एलजी साहब ने इस डिसीजन को पलट दिया। ये दिल्ली वालों को थोड़ा सा एक चिंताजनक स्थिति में डाल देता है। चलिए, आपने ये कहा कि ये आंकड़े जो हैं वो दिल्ली सरकार के आंकड़े नहीं है, कोरोना वायरस के आंकड़े हैं। हमको भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि कोरोना वायरस के आंकड़े हैं। अगर जून जुलाई के आखिर तक आप बता रहे हैं कि ये 5.5 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो इस बात को लेकर लोग अब हैरान हैं और वो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या कहीं पर किसी चीज़ पर पर्दा डाला जा रहा है, क्या आप लोगों ने किसी चीज़ को लोगों के सामने लाकर रख दिया है और क्या अभी तक कहीं और चीज़ें छिपाई जा रही हैं, ये मैं आपसे आगे समझूंगा। लेकिन आपने एक बात कहा कि पहले 2 महीने तक लॉकडाउन था, अब चीज़ें अनलॉक हुई हैं, तो ये तो मालूम ही रहा होगा कि चीज़ें आगे जाकर हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं रह सकता, अनलॉकिंग की तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो क्या लॉकडाउन के समय अनलॉकिंग को लेकर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकी थी? अब अनलॉकिंग वाली स्टेज के लिए, अब मौजूदा हालत के लिए अब स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी क्या? इसके बाद मैं आगे मेहमानों का रुख करूंगा। आतिशी, देखिए, अगर आप लॉकडाउन के दौरान भी देखिए तो डिजीज की अपनी जो उसकी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कर्व है, लॉकडाउन के दौरान भी आंकड़े बढ़ रहे थे लगातार। तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि लॉकडाउन से जो हम सोच रहे थे कि ये बीमारी फैलना बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ है। कुल मिला के 3 चीजों की जरूरत है इस बीमारी को, किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी से अपने आप को बचाने की। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है और रेगुलरली हाथ धोने की जरूरत है। ये बचाव है ये बचाव है बीमारी से अपने आप को बचाने का। तो इसलिए लॉकडाउन में भी अगर आप आंकड़े देखिए तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो दिल्ली में तो देश में 500 मरीज थे। 50,000 पे हमने लॉकडाउन जाके खोला है, 500 पे देश को बंद किया था, 50,000 पे जाके खोल दिया है। तो लॉकडाउन के दौरान भी ये बीमारी बढ़ी है क्योंकि ये इतनी हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है। दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये पहले भी थे। इन प्रोजेक्शंस के अनुसार दिल्ली में जिस स्पीड से ये बीमारी बढ़ी है, और आपको समझना पड़ेगा दिनेश जी कि पूरी दुनिया में कोरोना का असर सबसे ज्यादा बड़े शहरों पे हुआ है जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। इसीलिए यूएस में सबसे ज्यादा कहर न्यूयॉर्क पे आया है, इंग्लैंड में लंदन में आया है, स्पेन में मैड्रिड में आया है, इटली में रोम में आया है। उसी तरह से भारत में भी सबसे ज्यादा असर बंबई और दिल्ली पे आया है क्योंकि इन 2 शहरों में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी। जब दुनिया भर में भी कोरोना शुरू हुआ तो फ्लाइट्स को वापस दिल्ली ही लाया गया, दिल्ली में ही लोगों को क्वारंटाइन किया गया। तो इसलिए इसका असर है जिसकी वजह से दिल्ली में ये बीमारी इतने बड़े स्तर पर फैली है। तो इन आंकड़ों के अनुसार जो दिल्ली के आंकड़े हैं उसके अनुसार हमारा ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल पैसेंजर्स का आना जाना रहेगा, मुंबई में इंटरनेशनल पैसेंजर्स का आना जाना रहा, इसलिए यहाँ को लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था कि इससे स्थितियां एकदम ही बदल जाएंगी या संक्रमण खत्म हो जाएगा। एक पॉज की स्थिति बनेगी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पहुंचाने के लिए जहां हम पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएं, वहां तक हम पहुंच जाएंगे, ये वाली स्थिति थी। और इसको लेकर मैंने अरविंद केजरीवाल साहब से बात भी की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए यही इसका मंतव्य था कि वो वक्त मिले, और वो वक्त मिला। इसलिए लॉकडाउन को लेकर कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वो काम नहीं आया या उसने अपना पर्पस सर्व नहीं किया। अब मैं आपसे अगले गेस्ट की तरफ जाता हूं, के शर्मा साहब के पास जाता हूं। के शर्मा साहब, सवाल ये है कि हर जगह के लिए कोई थंब रूल नहीं हो सकता। ये बात सही है कि कहीं पर भी कोई इलाज के लिए जाए तो उसको इलाज मिलना चाहिए, लेकिन जैसा अभी आतिशी कह रही थी, दिल्ली को लेकर, मुंबई को लेकर आपको स्थितियों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्या ये स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश जब दिल्ली सरकार कर रही है तो उसमें अड़ंगा डाला जा रहा है? ऐसा है दिनेश जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि दिल्ली वासियों को आपके माध्यम से मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं केंद्र सरकार का
कि जो भी मदद इस महामारी के लड़ाई के लिए होगा, केंद्र सरकार द्वारा जो भी आवश्यकता समझेंगी राज्य सरकारें, वो पूरी की पूरी मदद केंद्र सरकार करेगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। 3 महीने तक अभी तक हमने सहयोग किया है और आगे भी करेंगे, और इस महामारी से हम मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। इसमें कहीं हमारे संकल्प में हम पीछे नहीं है, न सहयोग। लेकिन प्रश्न दूसरे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं दिनेश जी, और वही हालत जो है इस केजरीवाल सरकार की हो गई। आपने इनको शुरू से ही हम निरंतर एक बात प्रश्न डिबेटों में, आपके साथ कई डिबेट में हम बैठे और दिल्ली की चर्चा भी हुई, किस तरह के लोगों को भ्रम में रखने की कोशिश किया इस सरकार ने। और आज जब पोल खुलने लगी है, जब परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं, तो इनको लगातार झूठ बोलना पड़ रहा है, और ये गुमराह करने की स्थिति से अब अपने आप को ये उस सारी चीजों से अलग रखना चाहते। नहीं तो अभी तक आप इनके प्रचार सुनते थे ना, आपने तो टीवी में और तमाम पेपरों में और दिल्ली के तमाम बोर्डों में इनके प्रचार देखे। आज से 1 महीना पहले केजरीवाल साहब और इनके प्रवक्ता दावा करते थे कि दिल्ली में 30,000 बेड है हमारे पास, और अभी जो है 4 दिन पहले जब केजरीवाल जी प्रेस करते हैं तो उनकी संख्या 5,000 पर भी नहीं टिकती है। तो ये झूठ आप किससे बोल रहे थे? यहाँ पर आपने क्या तैयारियां किया इसके बीच में? आप तो 30,000 बेड का दावा किया। जवाब ले लूं इसका? और एक मिनट, एक चीज और इसका जवाब ले लेता हूं मैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक एक करके। आपने पहले ये बात कही कि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने तो ये तक कहा कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। हालांकि निहितार्थ उनके कहने का, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उसमें यह कहा जा रहा था कि हम ये मान चुके हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड में पहुंच गया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार इसको अनाउंस नहीं करती तब तक इसको कह देना ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात बेड्स को लेकर जो आपने कही, इन दोनों को लेकर मैं आतिशी के पास जाता हूं। आतिशी, क्या भ्रम की स्थिति है कई चीजों को लेकर, या भ्रम में रखा जा रहा है लोगों को, या लोगों को यह बताने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं? कई बार मनोबल बढ़ाने के लिए जो कमांडर होता है, कई बातें ऐसी भी कहता है जो शायद जमीन में नहीं होती, लेकिन मनोबल बढ़ाए रहने के लिए वैसा किया जाना पड़ता है। क्या ऐसा भी हो रहा है? देखिए, आपने 2 मुद्दे उठाए, एक कम्युनिटी स्प्रेड का उठाया, दूसरे आपने बेड्स की संख्या का उठाया। कम्युनिटी स्प्रेड पे मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे हमारे साथ पैनल पे एक एम्स के डॉक्टर भी बैठे हैं। आपको मेरी हेलो जी, आवाज आ रही है? आपको आ रही है आवाज? आतिशी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। आतिशी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं इसको लेकर लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं शायद मेरे को आवाज नहीं आ रही है। जरा ये चेक कीजिए, क्या मेरा पीसीआर के साथ संपर्क खत्म हो गया है? प्लीज देखिए। आतिशी, आप बोलती रहिए प्लीज, अभी कुछ साउंड में मेरे को प्रॉब्लम है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा जी, आपने 2 तरह के मुद्दे उठाए, एक आपने कम्युनिटी स्प्रेड का मुद्दा उठाया, दूसरा आपने बिस्तरों की संख्या का मुद्दा उठाया। तो कम्युनिटी स्प्रेड पे जो बात हुई थी, सत्येंद्र जैन जी जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि कई ऐसे केसेस हैं जिनका अब हमें सोर्स नहीं पता है, और हमारे पैनल पर ही एम्स के एक डॉक्टर बैठे हैं। एम्स के डॉक्टर रंजीत गुलेरिया जी ने खुद कहा है कि बड़े शहरों में हॉटस्पॉट्स में ऐसा लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, पर हम तब तक कम्युनिटी स्प्रेड उसे नहीं घोषित कर देते हैं जब तक आईसीएमआर जो एंटीबॉडी टेस्टिंग के माध्यम से ये बताता है कि कितने % लोगों में इसकी एंटीबॉडीज हैं, जब तक आईसीएमआर ये घोषित नहीं करता। आज की बैठक में केंद्र सरकार के अफसरों ने कहा कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, इसलिए इसे कम्युनिटी स्प्रेड घोषित नहीं किया जा सकता। अगर कम्युनिटी स्प्रेड घोषित होता है तो अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज होंगी। दूसरी बात, हमने ये बिल्कुल कहा था कि दिल्ली सरकार 30,000 बेड्स का इंतजाम करेगी, और जब तक 30 जून तक, जब तक 15,000 बेड्स की आवश्यकता है दिल्ली के लोगों के लिए, तब तक 15,000 का इंतजाम होगा। जिस दिन 30,000 बेड्स की जरूरत होगी उस दिन 30,000 बेड्स का इंतजाम होगा। जिस दिन 45,000 बेड्स की जरूरत होगी उस दिन 45,000 बेड्स का इंतजाम होगा। लेकिन जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो इंतजाम कर रहे हैं वो दिल्ली में जितने पेशेंट्स कोरोना के एक्सपेक्टेड हैं, हम उनका इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन अगर देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना के पेशेंट्स दिल्ली आ जाएंगे तो फिर उनका इंतजाम करना मुश्किल होगा।
नहीं, लेकिन आतिशी, ये बात आपने कल भी मेरे साथ बातचीत में कही थी। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भी आपने जब वहाँ पर कुछ एक नियमों के तहत, जैसे दवाइयाँ किसको मिलेंगी या डायग्नोस्टिक्स में किसको एंटरटेन किया जाएगा, इसको लेकर जब किया था तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि लोगों के राइट टू लाइफ का ये वायलेशन है अगर आप ऐसा करते हैं तो। ये आर्टिकल 21 और 14 के हिसाब से ठीक नहीं है, 14 और 21 का उल्लंघन है ये। तो क्या आप अगर इस तरीके से सेलेक्टिव बेसिस पे लोगों को ट्रीटमेंट देंगी, बेशक आपके सामने एक चुनौती है सामने कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लेकिन आपके पास कोई बीमार आ रहा है, उसको ये कहना कि आप यहां पर मत आइए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, आप फला जगह जाइए, और उसके पास वक्त भी लिमिटेड होगा अपनी जान बचाने के लिए या किसी परिजन का जान बचाने के लिए, तो उसको ये हवाला दिया जा सकता है। ये इम्प्लीमेंटेबल है क्या? देखिए दिनेश जी, कल भी मैंने आपको यही बात की थी। कल यहाँ पर जब हमारी काफी लंबी चर्चा हुई थी इस मुद्दे पर, तब भी मैंने आपको यही कहा था कि स्वाभाविक है कि अगर कोई दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल पे आ ही जाएगा जिसकी जिंदगी जीने और मरने के बीच में होगी, तो ऑब्वियसली हम उसे मरने नहीं देंगे, हम उसे इमरजेंसी में लेंगे। अगर ऑक्सीजन की जरूरत होगी ऑक्सीजन देंगे, वेंटिलेटर की जरूरत होगी वेंटिलेटर देंगे। लेकिन ये एक व्यवस्था बनाने की बात है कि अगर लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली के बाहर के रेजिडेंट्स को इन अस्पतालों में जाना है, तो वो ओवर टाइम हफ्ते 10 दिन में स्वाभाविक तौर से वहीं जाएंगे। जैसे आपसे लंबी बात इसलिए करनी आवश्यक थी क्योंकि इस मुद्दे पर आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब मैं आपसे आगे चलता हूं मेरे बाकी मेहमानों की तरफ। मैं नटशेल में आपकी बात समझ गया। हालांकि ये ऐसी बात है जैसे अगर मान लीजिए आपको पेट की बीमारी हो जाती है, आपको पेट की सर्जरी की जरूरत है, तो आप हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, तो इसलिए आप उस स्पेशलाइज्ड जगह पे जाएंगे। तो इसलिए देखिए, हम कोशिश करेंगे बाहर वालों को भी बिस्तर देने की, अब जो ये आदेश हो गया है, लेकिन मुश्किल तो इससे जरूर आएगी, ये तो हम अभी भी कह रहे हैं। ठीक है, मैं अब इसको लेकर राधिका खेड़ा जी के पास जाना चाहूंगा। राधिका खेड़ा जी, मनीष तिवारी, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि अपनी पत्नी के कोविड टेस्ट के लिए मुझको पिलर टू पोस्ट भागना पड़ा। अगर मनीष तिवारी पहले मंत्री रह चुके एक व्यक्ति का ये हाल है, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी की क्या स्थिति है इस वक्त? दिनेश जी, इस बात का जवाब आपके सवाल में ही था। दिल्ली देश की राजधानी है जहां दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोगों को दर बदर टेस्ट के लिए भटकना पड़ता है। यहाँ के लोगों को दर बदर अपना इलाज करवाने के लिए कोविड पेशेंट्स को बेड तक नहीं मिलता है। आतिशी जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और हम तैयारी कर रहे थे, और ये सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन तैयारियों के लिए ही था। लेकिन क्या दिल्ली सरकार ने तैयारी करी है? 13 मार्च को WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि कोविड एक पैंडेमिक है। उसके बाद 2.5 महीने, ऑलमोस्ट 4 लॉकडाउन खत्म होने के बाद केजरीवाल सरकार जागती है और एक कमेटी बनाती है, महेश वर्मा कमेटी बनाती है कि ये बताए कि कैसे लड़ाई लड़ी जाए। क्या ये कमेटी का गठन 2 महीने बाद होना चाहिए था कि कम 2 महीने पहले होना चाहिए था? तुरंत एक कमेटी तभी बननी चाहिए थी, उसका जायजा थोड़े दिन बाद भी लेना चाहिए था। अब ये कहती है कि हमारे पास इंतजाम की, हमने ऐसे तैयारी करी थी कि 20,000 केस आएंगे, 30,000 केस आएंगे तो ऐसा होगा। शायद इन्होंने केजरीवाल जी के शब्द ध्यान से नहीं सुने थे जब उन्होंने प्रेस वार्ता में लॉकडाउन 1 के समय कहा था कि आज के समय अगर 30,000 केस आते हैं तो हम 30,000 एक्टिव केसेस ट्रीट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पर सच्चाई ये है 15,000 एक्टिव केसेस को भी ये ट्रीट नहीं कर पा रहे। जब 3,000 के आस से कम 3,800 के आसपास लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, हॉस्पिटल्स के बेड जैसे ये कहते हैं खाली है, फिर भी लोगों को एडमिशन नहीं मिल रही। और ये बात पता नहीं क्यों दिल्ली की सरकार नहीं समझ रही है। और इनके खुद के जो प्रेस रिलीज आते हैं डेली, जो हम देखते हैं, कभी सुबह आता है कभी शाम को आता है, और एक चीज जो ये दिल्ली की जनता से छुपा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कितने केस आ रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितने केसेस आ रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने टेस्ट हो रहे हैं। आइए इसका जवाब ले लेते हैं, आतिशी से जवाब ले लेते हैं इसका। राधिका, इसका जवाब लेकर फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राधिका की बात आपने फिर से सुनी। आतिशी, वो 30,000 लोगों के जहन में चस्पा है, और वो इस तरीके से चस्पा है कि आपने अभी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन फिर से इस बात को राधिका ने उठाया है। कई बातें ऐसी कही गई हैं जिसको लेकर लोग आश्वस्त थे, और अब जब आंकड़ों का हिसाब और बेड का इक्वेशन बताया जा रहा है, लोगों के अंदर पैनिक है।
देखिए, मैं अब आज आपके शो पे जो भी लोग शो को देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी कोरोना का पेशेंट है और आपको अस्पताल के बेड की ज़रूरत है, आप एलएनजेपी अस्पताल आइए, वहाँ पे किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको आज भी स्पष्ट कर दूँ, दिल्ली में बिस्तर की कमी नहीं है। हर कोरोना के पेशेंट को जिसको हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत है, उसको अस्पताल का बेड दिया जाएगा। एलएनजेपी से एक भी पेशेंट को हम वापस नहीं करते हैं। जो राधिका जी सवाल उठा रही हैं, ये कुछ केसेस जो सामने आए, लोग ऐसे उसमें 2 तरह के इश्यूज थे। जो केसेस सामने आए, लोग प्राइवेट अस्पताल में गए, केंद्र सरकार के अस्पताल में गए, जहां से उन्हें वापस भेज दिया गया। कुछ प्राइवेट अस्पतालों की प्रॉब्लम जेन्युइन थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने बेड हमने कोविड के लिए चिन्हित किए थे, उतने बेड हमारे फुल हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट अस्पताल थे जो ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो इस पैंडेमिक के समय को भी अपने पैसे बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां के हेल्थ वर्कर्स भी अपनी लाइफ में जो भी रिस्क है उसको लेते हुए भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल पैसे बनाने की मारामारी में, बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग करने के चक्कर में पेशेंट्स को रिफ्यूज कर रहे थे। इसीलिए प्राइवेट अस्पताल से कई अस्पतालों पे बहुत कड़ा एक्शन भी लेना पड़ा। तो आज लेकिन जो हमने पब्लिक डोमेन में ये बात डाली है कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, उससे लोगों को क्लियर होता है कि हमें अगर कोई 4 ऐसे अस्पताल हैं जहां पे बेड खाली नहीं है, तो वहां पे जाने का फायदा नहीं है। और जैसा मैंने कहा, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कोरोना का अगर कोई भी पेशेंट है, राधिका कुछ जोड़ना चाहती हैं, आपकी इस बात पर यहीं पर कुछ कहना चाहती हैं, राधिका? जी, दिल्ली सरकार के अंदर आतिशी जी 38 हॉस्पिटल्स आते हैं। 2 जून तक सिर्फ 2 ऐसे अस्पताल थे जो कोविड मरीजों को एडमिट कर रहे थे। जब हाहाकार मचा, लोग ट्विटर पे उतरे, सोशल मीडिया पे उतरे, जनता ने आपकी सरकार से सवाल उठाने शुरू करे, तो ये नंबर 2 से 5 पे गया। क्यों 38 जो दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल आते हैं, उसमें से अभी भी पूरे 5 हॉस्पिटल ढंग से लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो आप बोल रही है कि आप कोई भी एलएनजेपी हो या कोई हॉस्पिटल हो जहां से लोग वापस नहीं जा रहे, शायद आप सोशल मीडिया देख नहीं रही हैं मैम। हर रोज इतने ऐसे केस आ रहे हैं, जो केसेस हैं जिन लोगों ने अपनी जान खो दी, और उनके परिवार वाले टीवी पे भी आए हैं, कई चैनल पे आए हैं। दिनेश जी देखिए, मैं ना सुबह से कांग्रेस के अलग अलग प्रवक्ताओं के साथ डिबेट पे बैठी हूँ। वो 38 में से 5 का आंकड़ा रट के बैठे हुए हैं। राधिका जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर काफी लॉजिकल बातें करती हैं। राधिका जी, मैं आपको बता दूं कि जो 5 अस्पताल दिल्ली सरकार ने कोविड के लिए रखे हुए हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द बेड्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दिल्ली सरकार में अमूमन 10,000 के आसपास का आंकड़ा है बेड्स का, जिसमें से जो दिल्ली के ये बड़े अस्पताल हैं, इसमें से ही 5,000 बेड्स हैं। दिल्ली के कई और हॉस्पिटल हैं, किसी में 50 बेड हैं, किसी में 70 बेड हैं, किसी में 80 बेड हैं, जहां पे कोरोना का मैनेजमेंट मुश्किल होता है। इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने सबसे बड़े हॉस्पिटल्स एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाया है। और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की 50% बेड कैपेसिटी आज कोरोना के इलाज में लगी हुई है। दूसरी बात, आप एक भी वीडियो मुझे दिखा दीजिए, इतने सारे जो वीडियो चल रहे हैं जो किसी ने कहा एलएनजेपी में एडमिशन नहीं मिला। सिर्फ एक केस था जहां पे किसी एक पेशेंट ने कहा था, और उनके फैमिली टीवी पे आए थे, उन्होंने कहा था कि कोरोना पॉजिटिव टेस्ट ना होने की वजह से एडमिट नहीं किया। और अगले ही दिन दिल्ली सरकार ने आदेश निकाला था कि किसी भी सस्पेक्ट को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। उसके अलावा उस एक केस के सस्पेक्ट के द्वारा कोई भी ऐसा आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए जिसने कहा है कि एलएनजेपी ने हमें एडमिट नहीं किया। तैयार रहिएगा राधिका, अगर इसका आपके पास कोई जवाब है तो। लेकिन मैं अभी डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर अनंत मोहन, लॉकडाउन के समय जो वक्त मिला था, क्या उसका देश के अलग अलग राज्यों ने समुचित उपयोग किया अपने अपने यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए? और क्या ये बात भी सच है जो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस हैं उनमें हम दिल्ली के रहने वाले लोगों को पहले ट्रीट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर सारे लोग यहाँ पर आ गए तो ना हम उनको सुविधा दे पाएंगे, ना जिनको पहले सुविधा देना चाहिए उनको दे पाएंगे। क्या ये दलील ठीक है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ, फायदा तो टाइम तो मिला सबको। ये तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते पूरे देश में, हर स्टेट में सबने कितना इंतजाम किया, लेकिन ये मेरे को जरूर मालूम है कि हर स्टेट में इसमें प्रिपरेशंस चल रही थी।
कितनी उस कामयाब हुई, कितने लेवल पे कामयाब हुई, ये इंडिविजुअली बताना मुश्किल है। अपने यहाँ का हम बता सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बता सकते हैं, और आई एम श्योर दिल्ली के और भी बहुत जगहों पे ये हुआ है कि इससे हमको टाइम ये मिल गया, एक तो अपने आप को सेग्रीगेट करने के लिए कि किस तरह का हॉस्पिटल क्या एक पार्ट होना चाहिए जो हम कोविड को दें, उसको हम नॉन कोविड एरिया और कोविड एरियाज को आपस में सेपरेट कर लें, सेग्रीगेट कर लें ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पीपीई है, उसकी उस टाइम पे बहुत मारामारी हुई थी, यहाँ पे बनता नहीं था, उसका इंतजाम करना, उसको मंगवाना, यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने बनाना शुरू किया, ये ऑर्डर देना, ये एक चीज जो सैनिटाइजर्स हैं उनका मैन्युफैक्चर, तो ये सारी चीजों का प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेड्स तो है ही, बट बेड्स के साथ साथ और भी बहुत चीजें होती हैं। मैन पावर को तैयार करना, मैन पावर, हमारे जो नर्सेज हैं, अटेंडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह की सिचुएशन का एक्सपीरियंस ही नहीं था। अचानक तो ये इस किया लेवल गया का क्या दिल्ली में आपको क्या दिखाई देता है? देश की राजधानी में ये समुचित रूप से किया गया, आंका गया क्या? अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या अब अनलॉकिंग के बाद अचानक जो दिखाई दिया 8 जून के आसपास तक जिस तरीके से केसेस में लगातार इजाफा हुआ, डेथ्स भी बढ़ी, क्या उसको लेकर ये अचानक से ये गवर्नमेंट में भी पैनिक है क्या? पहले से नहीं भांपा जा सकता था क्या, या आपको लगता है कि चीजों को पहले से देखने में चूक हुई है? देखिए, ये तो शायद नहीं कह सकते कि पूरी तरह से, और वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग काफी उस दिशा में गए हैं। पीपीई आया है, सैनिटाइजर आया है, जहां तक मुझे समझ में आता है एटलीस्ट हमारे एरिया में, एम्स में भी और आसपास कई हॉस्पिटल्स में मुझे पता है कि इन तो सब आप ये चीजों कह का रहे हैं अरेंज कि हुआ है। किसी भी स्टेट को लेकर ये नहीं कहा जा सकता, सब ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां की थी और कोई पीछे नहीं रहना चाहेगा। दिल्ली भी उनमें से एक है और दिल्ली ने कदरन बेहतर ही तैयारियां की थी, लेकिन चीजें डायनेमिक हैं, बदल रही हैं, लिहाजा दिल्ली सरकार को लेकर फिंगर्स पॉइंट नहीं करनी चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, मेरे को ये ग्राउंड रियलिटी हर जगह का तो नहीं पता है। फिंगर पॉइंट करने का टाइम नहीं है ये मेरे हिसाब से। ये टाइम है कि हम लोग एक साथ बैठ के आगे का सोचते रहें, जो पीछे हुआ उस पे बिल्डअप करें और आगे अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो उसको जल्दी से रेक्टिफाई करें। एक दूसरे पे फिंगर पॉइंट करने से तो कोई चीज अभी होगी नहीं है, आप भी जानते हैं। एक सवाल और उसको लेकर अब मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। आपसे एक बात और समझना चाहता हूं कि रणदीप गुलेरिया साहब का हवाला देकर दिल्ली सरकार ये कह रही है कम्युनिटी फेज में हम पहुंच गए हैं, और दिखाई भी दे रहा है 27 केसेस अगर 100 में से पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि कहां पर है मामला। एंटीबॉडी वाला जिक्र भी किया गया है, यहाँ पर लोगों के अंदर एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई, वो भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर अभी तक सामने कुछ नहीं कहा जाना, ये क्या दिखाता है? नहीं, देखिए, दिखाता कुछ नहीं है। आई एम श्योर ये प्रॉपर एविडेंस आने पे और प्रॉपर टाइम पे जो बोलना होगा वो बोलेंगे। अगेन, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता, ना ही मैं दूसरों के बारे में कह सकता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं कहा। नहीं सर, कई बार आंकने में जैसे मैं केवल उदाहरण के लिए समझना चाहता हूं, जैसे 13 मार्च को ये कहा गया था कि कोविड इज नॉट अ हेल्थ स्केयर, और जाहिर है उसमें किसी को अंधेरे में रखने का मकसद नहीं था, लेकिन चीजें क्या कोविड के साथ जुड़ी हुई इतनी डायनेमिक हैं कि इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता? इसी तरीके से क्या कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर भी अभी आंका जा रहा होगा? हो सकता है कि कैलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही हो, येस नो जैसे हालात हो रहे हो, इसलिए सामने आकर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है, या आपको लगता है कि सही टाइम पर सही बातें कही जा सकती हैं, आंकने में ही चूक होती है? जी हाँ, सही टाइम पे सही बातें कही जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है, सही इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है, और ये भी देखना जरूरी है कि कोई चीज को ना अंडर रिपोर्ट करे ना ओवर रिपोर्ट करे, जो है जितना एक्यूरेट हो सके उतना रिपोर्टिंग करें। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड का है, बात यही है, जरूर ऐसे एरियाज हैं इंडिया में, ये हम जानते हैं, जहाँ पे हैवी इंक्रीज इन केसेस हो रहे हैं, जहाँ पे कई बार सोर्स शर्मा नहीं साहब के पता। पास अब मैं जाऊंगा। डॉक्टर साहब, के शर्मा साहब, क्या अनावश्यक सियासत हो रही है दिल्ली के अंदर? ये जो कहा जा रहा है कि एक झूठ को ढकने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं, एक्चुअली डायनेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है, लेकिन उसमें सियासत की टांग फंसाई जा रही है जानबूझकर। देखिए दिनेश जी, मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी आतिशी जी बार बार ये जो हवा फैला रही है कि बाहर के मरीज यहाँ आ जाएंगे, ये इन लोगों ने पहले से प्लान आउट किया हुआ है कि हमें बहाना क्या लेना है।
आगे चल के। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, मान लीजिए यहाँ कोरोना का कोई संक्रमित हो तो उसको पहले सर्दी खांसी बुखार होगा, वो जाएगा टेस्ट कराएगा, उसका कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव है रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आते ही वो सर एक खबर भी बता दूं, आपकी बात मैं पूरी सुनूंगा शर्मा जी, मैं पूरी बात सुनूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है जो कि दिल्ली के लोगों को खास तौर से कंसर्न करती है, वो मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जिनको कोरोना जैसे लक्षण थे और जिनकी टेस्ट रिपोर्ट अवेटेड थी, वो टेस्ट रिपोर्ट आ गई है और वो कोरोना ग्रसित नहीं है, कोरोना संक्रमित नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी जी ये खुशखबरी दिल्ली के लोगों के लिए भी। अब सवाल यह है, अब देखिए यही कई लोगों को लक्षण लगता है, लक्षण के बाद वो कराने पहुंचते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, कई बार डॉक्टर्स भी लौटा देते हैं वहां से। कई लोगों को तो ये भी कहा गया, इसको लेकर भी बहुत खींचतान हुई कि भाई जिन लोगों को लग रहा है, अंदेशा है, उनको जाते हैं अस्पताल वाले लौटा देते हैं, लक्षण नहीं है, सामान्य लक्षण है, जाइए घर पे आराम कीजिए। इसको लेकर भी एक बड़ी दुविधा की स्थिति बनी। मैं आऊंगा आतिशी आपके पास उसको समझने के लिए, पहले शर्मा जी की बात पूरी हो जाए। शर्मा जी देखिए, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, मैं भी शुभकामना देता हूं केजरीवाल साहब को, स्वस्थ सुनकर मुझे भी प्रसन्नता हुई है और स्वस्थ होकर सेवा करने अच्छी बात। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, मान लीजिए यदि उत्तर प्रदेश या झारखंड में कोई कोरोना टेस्ट होता है और वो आदमी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव हो जाएगा तो सरकार उनकी जिम्मेदारी है और वो सरकार इतनी एक्टिव है वहां की कि वो तो उनको वहीं क्वारंटाइन कर लेंगी, तो उनको इलाज के लिए ले जाएंगे, उसको वहां से वो छोड़ देंगे ट्रेन में बैठ के दिल्ली आने के लिए कि आप दिल्ली जाइए इलाज कराने के लिए। क्या समझ रखा है केजरीवाल ने अपने यहाँ के लिए, दिल्ली के लिए? क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग कि ये बैठ के यहाँ पर ये बताना चाह रही है आतिशी माने कि पूरे देश भर से एक बात की तारीफ करेंगे क्या के शर्मा साहब? देश भर के कोरोना, ये बात ठीक है, ये शिकायतें भी जायज हैं, विपक्ष का काम है चीजों को उठाना, हाईलाइट करना, लेकिन मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं कि 10 लाख लोगों में कितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है? क्या उस एक्टिविटी के मामले से, इनिशिएटिव के हवाले से आप दिल्ली सरकार की तारीफ भी करना चाहेंगे? नहीं तो बाकी राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं क्या दिनेश जी? राज्य सरकारों में नहीं हो रहे, और आज नहीं, बाकी राज्य सरकारों को कंपैरेटिव देखिए, कंपैरेटिवली आपको देखना पड़ेगा बाकी राज्य सरकारें कितनी कर रही हैं और दिल्ली सरकार कितनी कर रही है, और ये आंकड़े आपके पास होंगे, उनको कंपेयर कीजिएगा, आपको दिखाई देगा। बिल्कुल आपको कंपेयर से बता देता हूँ। ये 5000 का उस दिन कर रहे थे, आज का इनका रिपोर्ट 3700 टेस्टिंग का है। क्यों घट रहा है इनका टेस्टिंग? क्यों टेस्ट दिल्ली में कम होने लगे हैं? क्या महाराष्ट्र में टेस्ट नहीं हो रहे हैं? क्या गुजरात में टेस्ट नहीं हो रहे? बात वो नहीं है दिनेश जी, विषय मैं जो कह रहा था उस बात पर मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। आप केवल एक एनालिसिस से अपने दृष्टि से बता दीजिए कि कोई झारखंड में यदि कोई कोरोना टेस्ट होगा तो वो दिल्ली आएगा इलाज कराने, और ये यहाँ बहाना बना के बैठ रही है पहले से, क्योंकि इनको बहाने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी असफलताएं हैं, इनको विज्ञापन करना है, इनको किसी का इलाज नहीं। एनसीआर की सिचुएशन अलग है ना, झारखंड की बात अलग है शर्मा साहब, ये तो आप भी जानते हैं, दिल्ली एनसीआर की सिचुएशन अलग है। यहाँ पर अगर नोएडा बॉर्डर रोक दे, गाजियाबाद बॉर्डर रोक दे, फरीदाबाद रोक दे तो क्या हालत होने लगती है। यहाँ की स्थिति को आप झारखंड से नहीं कंपेयर कर सकते। यहाँ पड़ोस के राज्यों से पहुंचते हैं दिल्ली में इलाज के लिए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन बातों को पहले से समझना चाहिए था, ये जरूर कह सकते हैं आप। नहीं दिनेश जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ इलाज के लिए आते हैं, कैंसर के इलाज के लिए, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर इलाज के लिए एम्स है, कैंसर के इलाज के लिए आते हैं, अन्य जो डिजीजेस है उनके लिए आते हैं। जहां तक कोरोना का विषय है, अभी तो 2 महीने तक 3 महीने तक तो कोई आया नहीं, आपने कोई साधन ही नहीं था। अभी भी जिन राज्यों में ये कोरोना के पेशेंट यदि हैं तो वहीं टेस्टिंग होते ही उनको पता लगेगा ना कि ये कोरोना पेशेंट, तो क्या वो सर राज्य सरकार उनको छोड़ देंगी दिल्ली जाने के लिए? आप क्या समझ रहे हैं? राज्य सरकार और जिम्मेदार नहीं है क्या? केवल अपने आप को केजरीवाल दो अहम बातें आतिशी जी कही जा रही हैं शर्मा जी की तरफ से, उनका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। हमने एक रिपोर्ट ये भी पढ़ी आतिशी, अब जवाब ले लें शर्मा जी, जवाब ले लें, क्योंकि वक्त अपने पास देखिए लिमिटेड है, जवाब भी लेते रहना ठीक रहेगा। आतिशी जी के पास जाता हूं। आतिशी जी, एक खबर आपने भी पढ़ी होगी जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली में एक व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल दर अस्पताल घूमा और फिर वो आखिरकार भोपाल गया और वहां उसके साथ जो हुआ वो भी दुनिया ने समझा। इस तरह की नौबतें क्यों आ रही हैं? और दूसरा, टेस्ट को लेकर जहां पहले दिल्ली कॉलर खड़े कर रही थी, वहीं सवाल यह पूछा जा रहा है कि पिछले करीब हफ्ते भर से टेस्ट कम क्यों हुए हैं, टेस्ट को डिस्करेज क्यों किया जा रहा है? देखिए दिनेश जी, 2 चीजें मैं कहूंगी। सबसे पहले तो शर्मा जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, तो इतनी हाहाकार क्यों मचा रहे हैं इस बात पे
क्यों इनके केंद्र सरकार के द्वारा जो मनोनीत एलजी साहब हैं, क्यों इनकी केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली वालों को ना ट्रीट करे? अगर यूपी की इतनी तैयारी है, हरियाणा की इतनी तैयारी है, जो 2 स्टेट्स जिनके बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं, वहां पे तो इनकी पार्टी की सरकार है। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने भी सारी तैयारी की होगी 2 महीने में। तो क्यों इतनी इनको परेशानी हो रही है इस बात से, अगर दिल्ली अपने अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए रखना चाहती है? दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं बाकी अस्पतालों की कि वो कैंसर के इलाज के आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल मैं ही एक व्यक्ति को जानती हूँ जिनका बेटा एडमिटेड था नोएडा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में, जो नोएडा का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, जहां पे उसका डेंगू का टेस्ट हुआ। उसे वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया, जी अगर आपका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप प्लीज इन्हें दिल्ली के अस्पताल में ले जाना, क्योंकि हम डेंगू का इलाज नहीं कर सकते, हमारे पास ब्लड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सुविधा ही नहीं है। ये नोएडा का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो यूपी से और हरियाणा से लोग कैंसर का इलाज करवाने नहीं, डेंगू जैसी एक सामान्य बीमारी का भी इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि वहां पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात, आप गुजरात की बात कर रहे हैं मैं आपको ये बता दूं, मेरे सामने आंकड़ा है कि दिल्ली की टेस्टिंग पर मिलियन 12,200 के आसपास है। ये 2 दिन पुराना आंकड़ा है, बढ़ी गई होगी। 12,000 पर मिलियन के हिसाब से टेस्ट है। गुजरात जहां पे आपकी सरकार है, यही आंकड़ा 3,500 पर मिलियन है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप दिल्ली सरकार की टेस्टिंग पे सवाल उठा रहे हैं, आपके द्वारा शासित यूपी में ये आंकड़ा देखिए, गुजरात में तो फिर भी 3,500 है। शर्मा जी से जवाब ले लें इसका। ये सवाल तो मैंने भी पूछा था आतिशी, लेकिन अब आपने क्योंकि पिन पॉइंटेड फिगर्स सामने रख दिए हैं तो जवाब ले लेता हूं, और फिर जो मैंने सवाल कहे थे आपसे, मैंने जो सवाल पूछे थे उसके जवाब भी मैं चाहूंगा। शर्मा जी। नहीं, मैं एक चीज इनसे अभी आतिशी जो कह रही हैं कि डेंगू का हरियाणा या यहाँ से आते हैं इलाज करने, अरे जनाब यहाँ केंद्र की सरकार भी है, केंद्र के हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, केंद्र के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इसलिए लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। डेंगू कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डिमांड करता है? आप अपने यहाँ छाती जो आप अपनी जो बता रही हैं, आपके हॉस्पिटलों की तो यह हालत, डेंगू कोई स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट डिमांड करता है क्या? डेंगू कोई स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट वाली बीमारी है? डेंगू, एक मिनट सुनिए, देश भर के आंकड़े और देखिए देश भर में क्या कोरोना के इलाज सही नहीं हो रहे हैं। आतिशी जी ने जो सवाल पूछा उनका जवाब आप दे दें तो मैं अपने सवालों को लेकर फिर से आतिशी जी के पास जाऊं। टेस्ट पर मिलियन की बात हो रही है। टेस्ट पर मिलियन में उन्होंने 12,200 या 600 के आसपास 2 दिन के पहले का हवाला दिया, गुजरात का हवाला दिया, मध्य प्रदेश का, बिहार का आप देख लीजिए, कई जगह तो शर्मनाक स्थिति है, 300, 400 इस तरह की स्थिति है पर मिलियन में। क्या आप इसका क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट को? दिनेश जी, आप जब ये कोरोना का केस प्रारंभ हुआ तब पूरे देश भर में केवल एक टेस्टिंग लैब था, और धीरे धीरे आज वो बढ़ते बढ़ते 550-600 टेस्टिंग लैब हुए हैं। आज दिल्ली में जो पहले पता है कि शुरुआत में कम था, अब बढ़ रही है स्थिति, लेकिन वही तो दिल्ली के लिए भी एप्लीकेबल था जो बाकी राज्यों के लिए था। लेकिन दिल्ली का आंकड़ा देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर है सर। इसको नकार नहीं सकते। मेरी बात तो सुन लीजिए जनाब, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके आज छत्तीसगढ़ में एकाएक वहां पर 400 टेस्टिंग लैब हो गए होंगे या झारखंड में हो गए होंगे, लेकिन वहां पर भी इस लॉकडाउन के दौरान जो है सबने अपने अपने यहाँ टेस्टिंग लैब बनाए। दिल्ली में कुछ ज्यादा लैब है उसकी अपेक्षा, इसलिए यहाँ टेस्टिंग जो कुछ ज्यादा ये कर पा रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी चीज स्थिति हो गई। ऐसे महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा टेस्ट हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पर पहले से कुछ हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा थी, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना। टेस्टिंग लैब आगे जो जब पूरे देश भर में एक था और 50 दिनों के अंदर नए लैब बनाने पड़ रहे हैं, तो राज्यों में तो है ना, लेकिन जायज जगहों पर क्रेडिट भी देना चाहिए, उससे जनता में साख ही बढ़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं इसको लेकर मैं आतिशी जी के पास जाता हूं। आपकी बात मैंने सुन लिया, आपने पर मिलियन टेस्ट पर जवाब भी दे दिया, लेकिन आतिशी जी के पास मैं वापस जाना चाहता हूं। आतिशी जी, ये बात सही है कि पर मिलियन टेस्ट के मामले में दिल्ली ने अच्छा किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये टेस्ट डिस्करेज क्यों किए जा रहे हैं? करीब 40% की गिरावट आई है हफ्ते भर में टेस्ट के मामले में, क्यों ऐसा? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं दिनेश जी जो हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात जो है कि हमारे पास बहुत शिकायतें आ रही थी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिम्टोमेटिक हैं परंतु उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि एक टेस्टिंग की भी फाइनाइट कैपेसिटी होती है, जैसे हमारी बेड्स की एक फाइनाइट कैपेसिटी है, टेस्टिंग की भी एक फाइनाइट कैपेसिटी है। तो अगर
एसिम्प्टोमेटिक लोग बार बार जाके अपने टेस्ट कराते हैं तो वो फाइनाइट कैपेसिटी उनकी टेस्टिंग में चली जाती है, और जिन लोगों को एक्चुअली टेस्टिंग की आवश्यकता है उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से ये रूल निकाला गया था कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी। और मैं आपको ये भी तो बता मैं दूं, एक बात आपसे ये यही समझना चीज चाहता सुन हूं लीजिए, कि एक सेकंड दिनेश जी, लॉकडाउन मैं बस स्टेज में भी एक सेकंड मैं पूरी बात कर लूं। हाँ, इसी दिनेश जी, इसी ये क्योंकि जरूरी आपके है, इसी जवाब क्योंकि का इसी नहीं, जवाब पे का एक नहीं, हिस्सा है, एक ही इसीलिए बस मैं जोड़ एक देना बात और- चाहता हूं। नहीं, प्लीज एक एनेक्शर सेकंड, के नहीं, तौर दिनेश पर जी, मेरा एक ये बात सुन सवाल लीजिए। ले लीजिए अरे सुन तो कि क्या लीजिए ना आपको एक ये बात, सुन तो लीजिए एक बात। जो ये कहिए। एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग ना करने वाली बात है, यही एग्जैक्टली चीज WHO ने खुद कही है। WHO का अब ये कहना है उनकी रिसर्च के अनुसार कि एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड कोरोना वायरस का कम है, कि सब देशों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी सिम्प्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करने में लगानी चाहिए और सिम्प्टोमेटिक लोगों को आइसोलेट करने में लगानी चाहिए। ये WHO के अपने शब्द हैं। लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइन ये भी कहती है कि अगर आंकड़े नहीं मिलेंगे, सही आंकड़े नहीं मिलेंगे, तो हमको एपिडेमिक को सही तौर पर कैसे निपटना है, क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, क्या करना है, इसको समझने में और स्ट्रैटेजी डिवाइस करने में भी दिक्कत होगी। ये बात भी तो सच है। लेकिन उसमें समस्या क्या है? देखिए, आपकी एक फाइनाइट टेस्टिंग कैपेसिटी है। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली का हर व्यक्ति अगर आज टेस्ट होना चाहे, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ऐसा तो नहीं है मुझे कोरोना है, मैं किसी के लिए रिस्क तो नहीं हूं, मैं ऑफिस जाऊं या बिल्कुल नहीं जाऊं, क्या हो। बिल्कुल। तो तो मैं यही अगर समझना चाह रहा हूं, दिल्ली यही का मेरा हर सवाल था जिसके व्यक्ति लिए आपने तब मेरे को जी, रोका था कि क्या कुछ अनफोर्सीन सिचुएशंस भी थी क्या जिनसे अब आप लोग दो चार हो रहे हैं, इसलिए वो डायनेमिक सिचुएशन है, इसीलिए आप लोगों की स्ट्रैटेजीज भी डायनेमिक है। मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, ये तो स्वाभाविक है दिनेश जी, कि ये डायनामिक सिचुएशन है और इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजीज भी साइड बाय साइड बदलती जाएंगी। जैसे अगर आप आईसीएमआर को भी देखिए, आप दिल्ली सरकार को भी देखिए, आप देश की दुनिया की भी किसी सरकार को देखिए, गाइडलाइंस चाहे WHO की हो, चाहे आईसीएमआर की हो, चाहे दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, नई गाइडलाइंस निकलती गई हैं क्योंकि कोरोना वायरस को कोई जानता ही नहीं है। ये बीमारी दुनिया में पहली बार आई है, ऐसी बीमारी को दुनिया ने पहले चलिए कभी नहीं राधिका देखा खेड़ा है। जी के पास और मैं ये जाता ऐसी हूं। बीमारी है, कोरोना वायरस को कोई नहीं जानता था, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए इसमें कई लोगों को, कई सरकारों को आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो अपनी तरफ से बेहतर कर रही हैं। कहीं कोई चूक होती है तो उसको लेकर सीधा उस पर मुद्दा बना देना ठीक नहीं होगा, शायद ये कहा जा रहा है। क्या राधिका खेड़ा जी ये बेनिफिट ऑफ डाउट आप देती हैं दिल्ली सरकार को? दिनेश जी, बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली सरकार अपना सारा समय दिल्ली दिल्लीआइट नॉन दिल्लीआइट के विभाजन में वेस्ट कर रही है। जो असली मुद्दे हैं जैसे टेस्टिंग, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेशियो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है। हम तीसरे नंबर में हैं भारत में, कभी दूसरे पे चले जाते हैं, फिर तीसरे पे आ जाते हैं, स्टेबल रह रहे हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे मैक्सिमम पॉजिटिव केसेस के। और जो दिल्ली की रिकवरी रेट है वो सबसे कम है। ये बात भी दिल्ली सरकार को समझने की जरूरत है। टेस्ट ये उस समय कम कर रहे हैं जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कभी इनके हेल्थ मिनिस्टर, जैसे ये जो एक और कंफ्यूजन है इनके बीच में कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड है नहीं है, क्या ये बयानबाजी कर रहे हैं ये जाने। मैं एक दिल्ली के जनता के नाते, दिल्ली की आम जनता होने के नाते इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जब केसेस बढ़ रहे हैं तब भी 8 ऐसी लैब्स हैं जिनके आपने लाइसेंस कैंसिल कर दिए। आपको मेरे ऊपर सवाल करना था कि LNJP में कितने लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा। आतिशी जी गूगल करिए, कई वीडियो मिलेंगे 22 अप्रैल से, कोई 7 केसेस मिलेंगे, 5 केसेस मिलेंगे। और कल ही का केस है, आज रॉयटर्स की खबर है, उसे पढ़िएगा। एक लड़का है जो छोटा, जिसने 70 साल के उसके ग्रैंडफादर थे, जिसने 6 के 6 जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपने लिस्ट करे हुए हैं अपनी ऐप के अंदर, जो बेड्स दिखा रहे थे, पर वो जब गए उन हॉस्पिटल पे तो कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिली, जिसमें LNJP भी एक है। तो इस बात को आप खुद गूगल करिएगा, क्योंकि मैं इस टाइम का शो पे बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग टेस्टिंग जब बढ़नी चाहिए कम करते हैं। और WHO की गाइडलाइन आप बात करते हैं, चाहे WHO हो, चाहे अन्य देश हो, चाहे हमारा देश हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, चाहे कोई भी हो, हर जना बार बार ये कह रहा है कि टेस्टिंग बढ़ाइए, टेस्टिंग बढ़ेगी, केसेस सामने आएंगे, तभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। जवाब ले लीजिए। आपने पूरा दिल्ली खोल दिया। क्या ये समय जब केसेस बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं तो आपने टेस्ट कम करना शुरू कर दिए हैं ताकि आपका रिकॉर्ड बेहतर रहे? देखिए, टेस्ट होने कहीं पर भी कम नहीं हुए हैं। दिल्ली में लैब्स की टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ ही रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमने 8 लैब्स को शो कॉज नोटिस दिए हैं। क्यों दिए हैं शो कॉज नोटिस? क्योंकि वहां से बहुत सारी गलत रिपोर्ट्स आ रही थी, वहां पे बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव्स की भी रिपोर्ट आ रही थी, फॉल्स पॉजिटिव्स की भी रिपोर्ट आ रही थी। एक तो ऐसी लैब थी जिसके जब हमने उसके
100 केसेस की जिनकी रिपोर्ट आई थी, जब अगले दिन उनका रिपोर्ट कराया, जिनको गलत तरीके से नेगेटिव घोषित किया गया था उस लैब के द्वारा, 40 ऐसे केसेस निकले। तो आप बताइए, आप इतना प्राइवेट लैब्स को क्यों डिफेंड कर रही हैं राधिका जी? अगर लैब्स गलत रिजल्ट दे रही हैं तो क्या उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? क्यों हम प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डिफेंड कर रहे हैं ऐसे मौके पे? आप तो खुद ऐसे वीडियोस की बात कर रही हैं तब से, जिसमें एक के बाद एक लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जहां से उन्हें कह दिया गया कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। कई चैनल्स पे ऐसे केस सामने आ गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने बाद में कहा, स्टिंग करके पता चला कि 4 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए का पैकेज दे दो, तो जब बेड के लिए मना किया था तब बेड वहां पे सामने प्रस्तुत हो जाता है 5 लाख रुपए देने पे। तो जब प्राइवेट लैब या प्राइवेट अस्पताल कुछ गड़बड़ करेगा तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, आप टेस्टिंग की बात कर रही हैं राधिका जी, वही सवाल जो मैंने अभी पूछा था भाजपा के प्रवक्ता से, वो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपकी भी पार्टी की सरकारें हैं, जो अगर आप राजस्थान में आपकी पार्टी की सरकार है, वहां पे दिल्ली से आधी टेस्टिंग हो रही है, 6200 टेस्ट पर मिलियन है, जबकि दिल्ली में 12000 है। तो आप भी इस सवाल का जवाब दें कि जहां जहां पे आपकी पार्टी की सरकार है वहां पर आप टेस्टिंग क्यों? दिल्ली में आज सबसे ज्यादा टेस्टिंग है, यहाँ पे टेस्टिंग की कैपेसिटी प्राइवेट लैब्स में भी बढ़ाई जा रही है, सरकारी लैब्स में भी बढ़ाई जा रही है। आपकी पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पे ऐसे आंकड़े क्यों सामने आ रहे हैं बताइए? मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए, वो तो बताया 2300 ना, टेस्ट, राजस्थान वो का तो आंकड़ा शर्मा जी ने देखिए ही बता दिया 6200, कि यहाँ पर दिल्ली महाराष्ट्र में का आंकड़ा प्राइवेट देखिए लैब्स बहुत 4000 हैं, यहाँ टेस्ट पर पहले ही मिलियन। संसाधन बहुत हैं, इसलिए टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। और लेकिन अगर आप दिल्ली को देखिएगा तो दिल्ली की टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा बढ़ी है। हरियाणा में भी गुड़गांव है, यूपी में भी नोएडा है, वहां मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई है, वहां पे लैब्स नहीं है। महाराष्ट्र में 4400 टेस्ट पर मिलियन हो रहे हैं, जहां पे दिल्ली में 12000 टेस्ट पर मिलियन हो रहे हैं। तो राधिका जी, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपकी पार्टी की जहां सरकार चलिए है वहां जवाब पे ले टेस्टिंग लें की, राधिका जी, दिल्ली की तो तोहमत लगाना देखभाल हम आसान है, करेंगे। अपना अपना देखिए जी हम क्या कर पा रहे हैं। जी जी जी, हम अपने गिरेबान में बिल्कुल झांक के देख रहे हैं आतिशी जी, और यही बात बार बार हमारे पे उंगली, अपने जो आपकी जिम्मेदारी है उससे भागने की तो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की, उनके सारे लीडर की पुरानी आप आदत है। राजस्थान और के ये बारे बार में बार बताइए, आप देखिए महाराष्ट्र आतिशी के जी, बारे मैं में आपके बीच बताइए। में नहीं बोली थी, मैं आपको बार बार टोक सकती थी, मेरे को बोलने दीजिए। राजस्थान की बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में जो भिलवाड़ा मॉडल है उसको फॉलो किया जाता है और उसकी वाहवाही कही जाती है। तो राजस्थान ने किस तरीके से कंट्रोल किया और कितने केसेस वहां पे है वो भी देखिए। टेस्टिंग पर और मैं बताइए फिर राधिका जी, बोलूंगी, टेस्टिंग। फिर आप बीच में बोलेंगे आतिशी जी, आप जब बोल रही थी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल कर सकती थी, पर मैं चुपचाप बैठ के सुनी। सुनने की हिम्मत रखिए, यही प्रॉब्लम है आपके नेताओं में। एक तो भागते हैं, शूट एंड स्कूट की आदत है, बोल देते हैं और भाग जाते हैं, उल्टी चीजें बोलते हैं। और आप जो बात करिए टैब टेस्टिंग की, तो मैं आपको बता दूं, आप ही के नेताओं ने, कईयों ने आके बोला था, ऑन रिकॉर्ड बोला था कि जी इन लैब्स में बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो पहले आप लोग खुद, मैं फिर बोलूंगी, पार्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंफ्यूजन है, ये खुद नहीं जानते कैसी बातें कर रही हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली आतिशी जी, अब आप लोगों का ही क्लेम था कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, टीवी पे आके नहीं बोला ऐसा। आप खुद देखिए आपके लोग क्या बोलते हैं, आपके ही लोग बोल रहे हैं। ये तो आज ही की बात है ना, जो हेल्थ मिनिस्टर, और ये कंफ्यूजन क्यों है, सवाल ये है, अगर एक तरफ टेस्टिंग ज्यादा हो रही है और उस टेस्टिंग का हवाला दिया जा रहा है तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा है? उसमें 40% की लगभग कमी क्यों पिछले एक हफ्ते भर में देखने को मिल रही है? और दूसरी तरफ जहां पर यह कहा जा रहा है कि यहां कम हो रही है, अगर यहां कम हो रही है दिल्ली में, तो उनको अपने अपने राज्यों में भी देखना चाहिए कि वहां स्थितियां क्या हैं और उस हिसाब से लोगों की रिकवरी रेट क्या है और उनके यहाँ डेथ्स कितनी हो रही हैं, क्योंकि यही तो यार्डस्टिक्स हैं जिनसे ये देखना है कि कौन किस इस मामले में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये राधिका जी कम से कम उन हालात में, जबकि ये देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर होने की वजह से इसकी स्थितियां अलग हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका दबाव है, तमाम तरह की चीजें इसको दूसरी जगहों से अलग बनाती हैं और तब इस तरह का काम यहां पर किया जा रहा है। आगे के चैलेंजेस को इसलिए बताया जा रहा है कि उस समय तक ये फिगर्स होंगे और अगर हम लोग अपनी तैयारी नहीं कर पाए और बाहर के लोगों को भी अकोमोडेट करने में रह गए तो कहीं हम लोग अपने लोगों को भी सुविधाएं ना दे पाए, ऐसी स्थिति ना हो जाए। और इसीलिए ये कहा गया है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर उस समय, जबकि हमारे रिसोर्सेस बाकी लोगों की सेवा में लगे होंगे, अगर यहां के किसी आदमी की जान जाती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी लोग लेंगे, ये नेता लेंगे जो आज उंगली उठा रहे हैं? राधिका जी। दिनेश जी, आपने जैसे बोला कि, मैं फिर बोलूंगी,
दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे बहुत लोग पहले से भी रह रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से अपने प्रदेश वापस भी नहीं जा पाए होंगे। और सच्चाई ये भी है, आप कोविड मरीजों को तो हम देख ही रहे, जो नॉन कोविड मरीज है उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा है। ये चीजें हैं जो इस सरकार को पहले दुरुस्त करनी चाहिए थी कि नॉन कोविड मरीज जो है, जो इतनी इमरजेंसी केसेस है, उनको भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो इलाज नहीं करा पा रहे, उसका आपने कुछ नहीं देखा। और आप बात करते हैं आंकड़ों की, डेथ केसेस कितने हैं, मैंने जैसे आपको कहा रिकवरी रेट दिल्ली की सबसे कम है। और सच्चाई की बात यह है कि ये दिल्ली की सरकार, देश की जनता, दिल्ली की जनता से आंकड़े छुपाती है, मौत के आंकड़े कोविड पेशेंट के। और ये भी सच्चाई है, मुझको सुनाई नहीं दे रहा है कि आप लोग, क्योंकि आज मैं स्टूडियो के बाहर कहीं और बैठकर ये शो कर रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं केके शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा और अंदाजे में ही जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक मेरे को कान में आवाज नहीं आ रही है। केके शर्मा साहब, एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये बात जो अभी राधिका जी के पास में लेकर गया था कि दिल्ली को ये कहना कि आप सबको सुविधाएं दें, आप ये राइट टू लाइफ है, इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बातों का हमने ध्यान नहीं दिया और उस समय अगर यहाँ पर लोगों का बोझ बढ़ गया, क्योंकि जाहिर है दिल्ली में ये माना जाता है कि सुविधाएं आसपास की जगहों से बेहतर हैं, अगर लोगों की भीड़ इस तरफ आई और यहाँ वाले लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और किसी की जान गई, उप मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं दिनेश जी, इसको ये पहले से एक हवा इसलिए बनाने की कोशिश है, जो मैं आपको पहले से स्पष्ट कर रहा हूं। हर राज्य अपनी यहाँ तैयारी करके लोगों का इलाज कर रही है। दूसरा, अभी टेस्टिंग पर चर्चा हो रही थी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, देश भर में 1,20,000 से ज्यादा टेस्ट पर डे हो रहे हैं, उसमें दिल्ली में 5,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, तो बाकी 1,15,000 1 लाख केस क्या आसमान में हो रहे हैं, नहीं जमीन में हो रहे हैं? ये कहाँ हो रहे हैं? दिल्ली की कुल जो है क्षेत्रफल कितना है? 40 किलोमीटर। पड़पड़गंज का आदमी 2 मिनट के रहने चाहे तो आधे घंटे में राम मनोहर लोहिया आके टेस्टिंग करा लेगा, लाल लैब में आके कनाट प्लेस में टेस्टिंग करा लेगा। आप इसकी तुलना गुजरात और छत्तीसगढ़ और इससे कर रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का ये है कि दिल्ली के यानी इन राज्यों के एक जिले के बराबर इनका क्षेत्रफल नहीं होगा। उनको वहां पर टेस्ट कराने के लिए चलिए, वक्त पूरा हो रहा है। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और साथ में ये भी कि ऑडियो की वजह से जो प्रॉब्लम हुई आप लोगों से बातचीत करने में, उसको लेकर जो असुविधा हुई दर्शकों को और आप लोगों को, उसके लिए भी माफ़ी। लेकिन एक बात ये स्पष्ट है कि कोई भी मूव, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात इस पर मुनहसर है कि उसके पीछे आपकी नीयत क्या है। और आज नहीं तो कल नीयत के माध्यम से ही ये साफ होता है कि आपने जो कहा, किया, बोला, लोगों को समझाया, वो असल में सही निकलता है या गलत। वक्त ही एक बार फिर से इसकी गवाही देगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए इतना ही। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.